हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में, जो खान सर के सामान्य ज्ञान बुक से लिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के भौगोलिक स्थिति में बिहार कहाँ पर है। तो बिहार मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित पूर्वी भारत का राज्य है। कहाँ का है? एक पूर्वी भारत का राज्य है। ये भारत का किधर है? पूर्व में है, भारत के पूर्व में है। और बिहार का जो वर्तमान स्वरूप है वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक होने के बाद बना। तो यदि पूछा जाए कि बिहार झारखंड से कब पृथक हुआ, अलग हुआ, तो बिहार क्या है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक हो गया। और जो इसकी आकृति है, जो बिहार का आकृति है वह क्या है? आयताकार, कहीं कहीं चतुर्भुजाकार भी दिया दिया रहता है। तो आयताकार आकृति वाला है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यदि मील में पूछा जाए तो 36,357 वर्ग मील है। भारत का जो कुल कुल क्षेत्रफल है वो 2.86% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार क्या है? भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार जो है देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि बिहार की जो जनसंख्या है वह 10,31,04,637 है। कितना है? 10,31,04,637 है। बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वह 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 21 मिनट 15 सेकंड है। इसको याद करने का तरीका ये है कि सीधे आप बोलिए 24 21 10 से लेके 27 31 15 अक्षांशीय विस्तार है। जबकि जो देशांतरी विस्तार है वो क्या है? 83 19 50 से लेकर 88 17 40। 83 19 50 से लेकर 88 17 40। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 21 10 से लेकर 27 31 15। जबकि देशांतरी जो विस्तार है वो 83 19 50 से लेकर 88 17 40 है। यह हो गया इसका देशांतरी विस्तार। जबकि यदि बिहार का देखा जाए तो बिहार का लंबाई, यदि पूर्व पश्चिम देखा जाए, मतलब उत्तर दक्षिण में कितना लंबाई है और पूर्व पश्चिम में कितना लंबाई है, तो जो जो बिहार का पूर्व पश्चिम लंबाई है, मतलब ऐसे ये क्या हो गया? पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो जो पूर्व पश्चिम का जो लंबाई है वह बिहार का है 345। कितना है? 345। और जबकि उत्तर दक्षिण यदि देखा जाए तो जो उत्तर दक्षिण लंबाई है बिहार का वह 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर है। जबकि बिहार का जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 173 फीट है। और मीटर में देखा जाए तो जो बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 53 मीटर है। और यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहार का जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वो कितना है? तो 53 मीटर है, 173 फीट है। बिहार की सीमा रेखा के बारे में बात किया जाए तो बिहार का सीमा रेखा क्या है कि पश्चिम बंगाल में जो बिहार की सीमा है उससे बिहार के 3 जिले लगते हैं। सबसे पहला जिला क्या है? किशनगंज, फिर पूर्णिया, फिर कटिहार। पहला कौन है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। और यदि पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में क्या है? बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जबकि बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले लगते हैं। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। कितने कितने? 8 जिले लगते हैं। कौन कौन? रोहतास, एक मिनट, एक सारण छूट गया था। 8 जिले लगते हैं। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। और बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड है। झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं। और जबकि बिहार के उत्तर में क्या है? तो बिहार के उत्तर में जो है नेपाल है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल का। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैप भी दिया है। मैप में क्या है कि सबसे पहले देखा जाए तो सबसे जो इधर का देखा जाए तो ये क्या है? सबसे उत्तरी जो है पश्चिमी चंपारण है। और यदि इधर देखा जाए तो सबसे पूर्वी जो जिला है वह किशनगंज है। कौन है? किशनगंज। सबसे उत्तरी पश्चिम चंपारण और सबसे
पूर्वी एक तरह से क्या है, सबसे पूर्वी, सबसे ईस्ट में क्या है किशनगंज, सबसे नॉर्थ में क्या है पश्चिम पश्चिम चंपारण, और इधर देखा जाए सबसे दक्षिण में क्या है, तो सबसे दक्षिण में जो है गया है, सबसे दक्षिण में क्या है गया है, सबसे दक्षिण में क्या है गया है। और पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में भभुआ या कैमूर है, क्या है कैमूर है सबसे पूर्व में क्या है कैमूर है, आपका दक्षिण में गया है, जबकि ऊपर हम देख चुके थे, ऊपर क्या था, ऊपर सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण और सबसे पूर्व में किशनगंज था। अब आगे चलते हैं, ऊपर इसका हम लोग चर्चा कर चुके थे कि बिहार के पूर्व में कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। हमने ये भी बता दिया था कि 3 जिले लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और इससे भी 8 जिले लगते हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले हैं। और बिहार के उत्तर में क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है, क्या है नेपाल स्थित है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है। और नेपाल से स्पर्श करने वाले बिहार के 7 जिले हैं। सबसे पहला कौन है, पश्चिमी चंपारण, क्या है पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि यूपी से 8 जिले, नेपाल से 7 जिले, जबकि वेस्ट बंगाल से कितने 3 जिले। अब झारखंड से भी देखा जाए तो झारखंड से भी 8 जिले हैं। तो यूपी और झारखंड से 8 जिले, नेपाल से 7 जिले और वेस्ट बंगाल से 3 जिले स्पर्श करता है बिहार का। बिहार का 13 जिला ऐसा है जो किसी मतलब ना ही वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही किसी राज्य से स्पर्श करता है। तो बिहार के ऐसे कितने जिले हैं, तो बिहार के ऐसे 13 जिले हैं जो ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करता है। बिहार लिखा है कि बिहार के सभी 38 जिलों की में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जो जिला है वह क्या है, पश्चिमी चंपारण है, क्या है पश्चिमी चंपारण। और जब देखा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन है, तो शेखपुरा है। सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है, पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला जो है शेखपुर है। राज्य के सबसे दक्षिण भाग में क्या कौन था, गया और जमुई, गया और जमुई। यदि आएगा तो एक ही विकल्प आएगा गया का, तो गया लगाना है कि सबसे दक्षिण में कौन है, गया। और उत्तर में क्या है, पश्चिमी चंपारण, जबकि पश्चिम में क्या है, कैमूर जिला, और पूर्व में क्या है, किशनगंज। ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया था ऊपर ही कि सबसे देख लिया जाए एक बार और कि हमारा सबसे नॉर्थ में क्या है, तो सबसे नॉर्थ में क्या है, पश्चिम चंपारण। सबसे पूर्व में क्या है, तो सबसे पूर्व में किशनगंज है। दक्षिण में देखा जाए साउथ में, तो साउथ में गया है। और यदि वेस्ट में देखा जाए तो वेस्ट में क्या है, वेस्ट में कैमूर जिला है, क्या है कैमूर जिला। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये मैप है, आप लोग को हम पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ जो होगा एक टेलीग्राम लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं कि सबसे जो ऊपर है, अभी हम दिखा दे रहे हैं, इसका एक और मैप हम लिए हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक मैप है इसलिए क्लियर नहीं होगा। इसका जो राजनीतिक मैप होगा उसमें हम देखेंगे, उसमें क्लियर होगा। ऊपर वही दिया है जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। फिर देखते हैं बिहार का भूगर्भिक संरचना, क्या बिहार का भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार की चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, बिहार के चट्टानों को भूगर्भिक संरचना के हिसाब से 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है धारवाड़ चट्टान, क्या है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान में इम्पोर्टेंट क्या है कि पूछेगा कि इसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका निर्माण क्या हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था धारवाड़ चट्टान का। फिर ये पूछ सकता है कि ये चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी जो है ये सबसे प्राचीन है एक तरह से देखा जाए बिहार में। तो अभी इसका क्वेश्चन आएगा तो हम आगे करेंगे भी। तो इसका विस्तार क्या है, जमुई, नवादा, खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, बोधगया, राजगीर आदि के क्षेत्रों में ये धारवाड़ का चट्टान फैला हुआ है। इस चट्टान में जो है सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट आदि खनिज तत्वों की प्रधानता है। धारवाड़ क्रम की चट्टान जीवाश्म रहित होती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं वह जीवाश्म रहित होती हैं। फिर भी इसका जो आर्थिक महत्व बहुत अधिक है धारवाड़ चट्टान का। फिर अगला चट्टान है विंध्यन चट्टान। कौन है, अगला जो चट्टान है वो विंध्यन चट्टान है।
विंध्यन चट्टान का भी निर्माण जो हुआ है वो प्री कैम्बियन युग में हुआ है। किस युग में? प्री कैम्बियन युग में हुआ है। इस चट्टान का जो विस्तार है वो बिहार के दक्षिण पश्चिम में, ऊपर क्या था, दक्षिण पूर्व में था, अब ये दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पूर्व कौन है? तो ये साउथ है, और दक्षिण पूर्व ये पूर्व है। तो इधर जो विस्तार है वो किसका है? धारवाड़ चट्टान का। जबकि दक्षिण पश्चिम में जो है ये कैमूर, रोहतास वगैरह का क्षेत्र ले लिया जाए तो उधर विंध्यन चट्टान का विस्तार है। जो विंध्यन चट्टान कहाँ से आता है? मध्य प्रदेश से होकर बिहार के रोहतास कैमूर तक ये लगा है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। तो लिखा है कि विंध्यन चट्टान का निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और इस चट्टान का विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, जहाँ से सोन नदी के उत्तर में कैमूर, रोहतास आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टान सामान्यतः जीवाश्म रहित होती है, ये भी जीवाश्म रहित होती है। धारवाड़ की चट्टान भी जीवाश्म रहित होती है। कह रहा है कि विंध्यन चट्टान से क्या क्या बना है, तो देखते हैं। तो सासाराम में जो स्थित सासाराम में जो स्थित शेषार सूरी का जो मकबरा है वो भी विंध्यन चट्टान से बना है। सारनाथ का जो स्तूप है वो भी विंध्यन चट्टान से बना है। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद में दिल्ली में लाल किला और उसका जामा मस्जिद जो दिल्ली में, इसका भी निर्माण विंध्यन चट्टानों से हुआ है। अब विंध्यन चट्टान में भी दो प्रकार के चट्टान है, एक निचला विंध्यन क्रम, एक ऊपरी विंध्यन क्रम। क्या है? एक निचला विंध्यन क्रम, एक बार हम आपको दिखा देते हैं किधर है। तो ये आपका पड़ गया, इसमें नहीं है, एक मैप हमने और लिया है, ऊपर है लग रहा है। इसका एक मैप और हम उसमें आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है, देखिए। ये क्या है? ये आपका हो गया इधर विंध्यन पर्वत, क्या हो गया? विंध्यन चट्टान हो गया, जिसमें देखिए ऊपर का एक चट्टान है, एक नीचे का चट्टान है। जो कैमूर है वो ऊपर की चट्टान हो गई, और जो निचली चट्टान है वो रोहतास का पठार हो गया, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र है। ये दोनों क्या है? ये दोनों विंध्यन पर्वत से लगे हुए हैं। विंध्यन चट्टानों का यहाँ पे विस्तार है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे लिखा है कि निचला विंध्यन क्रम। तो निचला विंध्यन क्रम क्या है? कह रहा है कि सोन नदी के उत्तर में, क्या है? सोन नदी के उत्तर में था, रोहतास जिले में इसका विस्तार है। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। कहाँ? निचला विंध्यन क्रम में। और ऊपरी विंध्यन क्रम में देखा जाए तो रोहतास और कैमूर जिले में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, और इसका विस्तार का क्षेत्र जो है वो पायराइट के उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। यहाँ पे बिहार में आमझौर, रोहतास जिला पायराइट के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन? आमझौर, जो पायराइट के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह है। तो याद करेंगे कि पायराइट के उत्पादन का के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह जो है वो बिहार का आमझौर है, जो रोहतास जिला में पड़ता है। और कह रहा है कि इस क्षेत्र में जो पायराइट पाया जाता है, तो पायराइट में गंधक की मात्रा जो होती है लगभग 40% तक होती है। क्या होती है? लगभग 40% तक होती है। अब पढ़ेंगे हम टर्शियरी चट्टान के बारे में। किसके बारे में? टर्शियरी चट्टान के बारे में। क्या है? टर्शियरी चट्टान। अभी तक हम लोग धारवाड़ चट्टान देख लिए और क्या देख लिए? विंध्यन चट्टान। अब टर्शियरी चट्टान के बारे में देखते हैं। तो ये चट्टान हिमालय के दक्षिण में, किधर? हिमालय के दक्षिण में, चूँकि ऊपर नेपाल है और नेपाल का दक्षिण क्या हो गया? इधर। तो कह रहा है कि हिमालय के दक्षिण में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाती है ये टर्शियरी चट्टान। कह रहा है यह चट्टान बिहार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसका विस्तार सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की घाटी, शिवालिक श्रेणी के मध्य है। अब सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो हम दिखाते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है आप लोग को। सोमेश्वर की पहाड़ी ये ऊपर सबसे पड़ेगा। सोमेश्वर की पहाड़ी देखिए, यहाँ पे क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ी है। यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है, और ऊपर यदि हम जाएंगे तो अब शिवालिक वगैरह रेंज आ जाएगा। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो क्या था कि टर्शियरी में क्या है? टर्शियरी का विस्तार क्या हुआ है? तो इसका विस्तार सोमेश्वर की पहाड़ी, दून की घाटी जो उत्तराखंड में फैला है, शिवालिक श्रेणी के मध्य में है। कह रहा है टर्शियरी चट्टानों में कंगला, मेरेट, बालू तथा चूना पत्थर आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। इस नीचे हो सकता है क्वेश्चन एक दिया भी है कि टर्शियरी चट्टान में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो चूना पत्थर, कांगलव, मेरेट और बालू का। कह रहा है इसमें खनिज तेल से संचित भंडार भी हैं। क्या है? इसमें खनिज तेल के संचित भंडार है, जिसका निर्माण टेथिस सागर के अवसादों के निक्षेप के कारण हुआ है। अब पढ़ते हैं क्वार्टनरी चट्टान। तो इस चट्टान का जो विकास है वह प्लिस्टोसिन या होलोसिन काल में हुआ था। इसका निर्माण टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए औषधों के निक्षेप से हुआ है। कह रहे क्वार्टरनरी चट्टानों का विस्तार गंगा के मैदानी भाग,
में पाई जाती है और इस युग की चट्टानें परतदार होती हैं। इसमें जिसका निर्माण वर्तमान में भी जारी है। इस चट्टान का जो निर्माण है वह जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर, कांग्लोमेरेट से बनी हुई चट्टाने से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर धारवाड़ का जो है और बिंदन का जो चट्टान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का भौतिक संरचना, तो बिहार का भौतिक संरचना देखा जाए तो बिहार भौगोलिक तौर पे बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन है? शिवालिक का पर्वतीय एवं तराई भाग, फिर क्या है मध्य का विशाल मैदान, और फिर क्या है दक्षिण का पहाड़ी किनारा है। हम दिखा देते हैं आपको मैप में, ऊपर मैप में था, आपको दिखा देते हैं हम। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका मिलेगा, देखिए ऊपर है एक तराई क्षेत्र, ऊपर क्या है तराई क्षेत्र है, बीच में है मध्य विशाल का मैदान क्षेत्र, और फिर नीचे का क्षेत्र है जिसमें छोटा नागपुर का पठार, फिर दक्षिण का पठारी भाग है, टाल क्षेत्र है। टाल क्षेत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे। टाल क्षेत्र क्या होता है कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें बाढ़ का पानी आता है और फिर कुछ समय बाद चला जाता है। यहाँ पे एक ही बार खेती होती है साल भर में, लेकिन बहुत अच्छे तौर पे होती है, और एक तरह से एक साल का वहाँ पे जो वहाँ के लोगों का जो भरण पोषण है वो चल जाता है। मतलब बहुत उर्वरक क्षेत्र होता है टाल क्षेत्र। ये आगे इस पे कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, भौगोलिक तौर पे यहाँ पे पढ़ रहे थे भौगोलिक तौर पे बिहार को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। एक शिवालिक का पर्वतीय जो सबसे ऊपर था, मध्य का विशाल भाग, और दक्षिण का क्या है दक्षिण का पठारी किनारा। तो सबसे पहला पढ़ते हैं शिवालिक का पर्वतीय भाग। तो देखते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम में इस क्षेत्र का कुल जो क्षेत्रफल है वह 932 वर्ग किलोमीटर है। कह रहा है कि शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का औसत जो ऊंचाई है वह 80 मीटर से कितना है 80 मीटर से ये 800 कुछ है मीटर है। कह रहा है कि हम दिखा देते हैं इसको, ये 80 मीटर से 850 मीटर है। कह रहा है कि स्थानीय उच्चावचों के आधार पर इससे भी 3 उपभागों में बांटा गया। किसको? शिवालिक का पर्वतीय भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सोमेश्वर श्रेणी, जो हम आपको दिखाए थे कि सबसे ऊपर पड़ता है, ये पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में सोमेश्वर की पहाड़ी। कह रहा है कि पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से बिखना ठोरी तक लगभग, ये बिखना ठोरी एक दर्रा भी है, ठीक है, बिखना ठोरी तक लगभग 75 किलोमीटर लंबे तथा 5 से 6 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तार है इसका। कह रहा है इस श्रेणी का जो शीर्ष भाग है वो बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में है। किसके किसके? जो सोमेश्वर की पहाड़ी है उसका जो शीर्ष भाग है ना वो क्या है बिहार और नेपाल के बीच सीमा भी बनाता है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर श्रेणी का वो क्या है 880 मीटर ऊंची है। और एक तरह से देखा जाए तो बिहार का ये सबसे ऊंची चोटी भी है। बिहार का सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सबसे ऊंचा पर्वत यदि पूछे तो ये पारसनाथ का हो जाता है। पारसनाथ पर्वत जो होता है सबसे ऊंचा हो जाता है। और सोमेश्वर श्रेणी का जो सोमेश्वर श्रेणी है उसका जो सर्वोच्च चोटी, एक तरह से सोमेश्वर श्रेणी ही सबसे ऊंची चोटी है, इसका 880 मीटर। कह रहा है इसमें सोमेश्वर दर्रा, बिखनाठोर और मरावात दर्रा प्रमुख दर्रे हैं जो नदियों के अपर्दन के कारण बने हैं। ये शिवालिक का पर्वतीय भाग हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जो इसका, हाँ यहाँ पे है। कह रहा है कि दून घाटी, यह घाटी रामनगर, दून और सोमेश्वर श्रेणी के मध्य स्थित है। अब दून घाटी का है उत्तराखंड में पड़ता है, और सोमेश्वर श्रेणी क्या है पश्चिमी चंपारण के है, चंपारण में है। और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वह दून घाटी कहलाता है। कह रहा है इस घाटी को हरहा नदी भी कहते हैं, मतलब हरहा घाटी नदी भी कहते हैं इसको। और ये घाटी कह रहा है कि 24 किलोमीटर लंबी और गंगा के जलोढ़ मैदान से कुछ ऊंची है। फिर कह रहा है कि रामनगर दून, तो कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे देखते हैं बिहार का मैदानी क्षेत्र। कह रहा है कि लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को आवृत करता हुआ यह क्षेत्र उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत फैला हुआ है। कह रहा है यह बिहार के मैदान का विशाल गंगा नदी द्वारा 2 असमान भागों में विभाजित। चूँकि देखा जाए तो गंगा जो नदी है ये आपका हो गया, यदि हम बनाते हैं बिहार का मैप ऐसे है कुछ, तो ये क्या है यहाँ से गंगा नदी इसको बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर हो जाता है उत्तरी बिहार, नीचे हो जाता है दक्षिणी बिहार। तो वही बोल रहा है कि जो ये गंगा नदी है ये 2 असमान भागों में विभाजित कर देती है बिहार को, एक उत्तरी बिहार एक दक्षिणी बिहार में।
कह रहा है इसका ढाल जो है 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है और इसका जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 60 मीटर से 120 मीटर के मध्य है और इसकी औसत जो गहराई है वो 1000 मीटर से 1500 मीटर के बीच में है। कह रहा है उत्तरी बिहार का जो मैदान पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण और समस्तीपुर क्या है, एक बार और देखते हैं। कह रहा है उत्तरी बिहार का मैदान जो है, उत्तरी बिहार का मैदान जो ऊपर का है, कह रहा है कि उसका मैदान जो है, उसका जो फील्ड है, उसका पूरा जो एरिया है वो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण ये उच्च ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र हैं। सबसे ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र हैं कौन? पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। कह रहा है कि और समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा के मैदानों से मिलकर बना है। फिर कह रहा है कि सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा इनकी सहायक नदियों द्वारा इसका क्षेत्र का अपवाह किया जाता है। कह रहा है इस क्षेत्र में नदियों का जो विसर्पण के कारण गोखुर झील या छांडन झील का निर्माण हुआ है। इसमें क्या है, जो मैदानी क्षेत्र है इसमें नदियों के विसर्पण के कारण गोखुर झील या छांडन झील का निर्माण हुआ है। साथ ही इस क्षेत्र में दियरा क्षेत्र का भी विकास हुआ है। अब दियरा क्षेत्र क्या होता है, तो नदियों के मध्य जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वो दियरा क्षेत्र कहलाता है और दियरा क्षेत्र भी बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। कह रहा है कि दक्षिणी बिहार का जो मैदान है बिहार के उत्तरी मैदान की तुलना में सकरा और आकार में त्रिकोणीय है। दक्षिण बिहार का जो मैदान है वह उत्तरी मैदान की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा सकरा है और त्रिकोणीय है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई पहाड़ियाँ जैसे गया, राजगीर, गिरियाक, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर की पहाड़ियाँ दक्षिण बिहार मैदान की औसत ढाल दक्षिण उत्तर की ओर है। क्या है, इसका जो ढाल है ना वो क्या है, दक्षिण उत्तर की ओर है। कहने का मतलब क्या है कि यदि ऐसे नीचे है ये तो इधर से इसका ढाल क्या है, दक्षिण उत्तर से है। ढाल क्या है, ऊपर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। क्योंकि क्या है, क्यों ऐसा है, तो चूँकि ये क्या है, इधर हमारा कुछ पहाड़ी पाए जाते हैं जो ऊंचाई पे हैं और इसीलिए जो पानी का प्रवाह है वो क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। और ये सिर्फ किसके लिए है, ये दक्षिण बिहार की बात हम कर रहे हैं, उत्तर बिहार के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ दक्षिण बिहार के बारे में बता रहे हैं कि चूँकि इधर पठारी उठारी पानी होने की वजह से जो नदियों का प्रवाह होता है वो क्या होता है, दक्षिण से किधर होता है, आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। और इसी इधर से देखेंगे तो इधर से ही क्या होता है, सोन नदी आती है, पुनपुन नदी आती है, फल्गु नदी आती है, कयाल नदी आती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। कह रहा है कि टाल क्षेत्र हम बता ही दिए आप लोगों को कि टाल क्षेत्र पटना से लेकर भागलपुर तक 25 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और क्या है कि अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है मोकामा से क्यूल हरोवर नदी गति में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ, कह रहा है मकोमा में क्यूल हरोवर नदी जो है क्यूल हरोवर नदी गति में विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र पाया जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे है क्या, आगे तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि तराई क्षेत्र में क्या है, कह रहा है सोमेश्वर श्रेणी की तराई में लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा कंकर बालू का निक्षेप है, जिसे दक्षिण में तराई उपक्षेत्र जो प्रायः दलदली है। भांगर क्षेत्र क्या है, तो कह रहा है यह पुराना जलोढ़ क्षेत्र है, समानता या आसपास के क्षेत्रों से ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करके आगे वाला देखते हैं। कह रहा है दक्षिण का संकरी पठारी भाग, क्या है, दक्षिण का संकरी पठारी भाग। तो हम सीधे यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि दक्षिण का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश से छोटा नागपुर पठार का सीमांत है। क्या है कि जो दक्षिण का बिहार का दक्षिणी पठारी प्रदेश है वो छोटा नागपुर पठार का सीमांत है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। तो एक तरह से ध्यान में रखेंगे कि जो छोटा नागपुर पठार है वो बिहार का प्राचीनतम भूखंड है, जिसमें कैमूर, रोहतास का पठार, गया का दक्षिणी भाग, गिरियक की पहाड़ी, नवादा, बांका, मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र सम्मिलित है। और इस प्रदेश में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी अग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें बहुलता से पाई जाती हैं। किसमें, बिहार के दक्षिणी संकीर्ण पठारी भाग में। कह रहा है इस पठारी भाग में प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में मुंगेर तक एवं बांगा तक है। और रूपांतरित चट्टानें देखते हैं सीधे कैमूर और रोहतास का पठार। कह रहा है कैमूर या रोहतास का जो पठार है वो विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है और इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई में तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर
से प्रारंभ होकर रोहतास तक है। ये ऊपर भी हमने आपको बताया कि कैमूर पठार की सतह अपर्दित एवं उबड़ खाबड़ है, और इस पठारी क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से लेकर 450 मीटर के बीच में है। कह रहा है इस पठार का सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कैमूर और रोहतास का पठार है उसका सबसे ऊंचा वाला भाग कौन है, तो रोहतासगढ़ है। कौन है, रोहतासगढ़, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। कह रहा है यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। कौन कह रहा है कि यह पठार जो कैमूर का पठार है या रोहतास का पठार है वो छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है, और इस पठार में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। किसमें, कैमूर या रोहतास पठार में बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट पहाड़ी क्षेत्र जो है वह गया है, गया का पहाड़ी क्षेत्र। तो औरंगाबाद और नवादा जिले में अनेक पहाड़ियाँ क्रम पाए जाते हैं, पहाड़ी क्रम पाए जाते हैं, और ये पहाड़ी मैदानी भागों में विस्तृत है। इनमें क्या है, इनमें जेठियन, हिंडाज की पहाड़ी, हल्दिया की पहाड़ी क्षेत्र जो है प्रमुख है। गया शहर के आसपास की रामशिला, प्रेतशिला, कटोरी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है, और इस क्रम में जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आपको रामशिला, प्रेतशिला, कटारी, ब्रह्मयोनी पहाड़ियाँ किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, तो आपको बताना होगा गया के पहाड़ी क्षेत्र में रामशिला, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनी, कटोरी, ठीक है, कटारी, ये सब पहाड़ियाँ स्थित है। और जहानाबाद और गया जिले की सीमा पर बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब बचा राजगीर और गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। कौन, राजगीर और गिरियक पहाड़ी क्षेत्र। तो इसमें क्या है, यह मूलतः गया की पहाड़ी वही है, लगभग उसी के आसपास है। कह रहा है यह मूलतः गया की पहाड़ी श्रृंखला का ही विस्तार है, जो मुख्य रूप से नालंदा जिले में स्थित है। और कह रहा है इन पहाड़ी में वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और पीर की पहाड़ी प्रमुख है। तो ये भी देखने वाली बात है कि वैभवगिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और जो पीर की पहाड़ी है वह कहाँ है, तो राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र में है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वो वैभवगिरी है। क्या है, वैभवगिरी। पूछा जाए यदि राजगीर गिरियक पहाड़ी क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है वो कौन है, तो सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन है, वैभवगिरी है। कौन है, वैभवगिरी, जो 380 मीटर है। कौन है, 380 मीटर। जबकि हम लोग कैमूर और रोहतास में क्या पढ़े थे, रोहतासगढ़ सबसे ऊंचे पे था। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र पढ़ा जाएगा। तो इसमें क्या है कि नवादा मुंगेर पहाड़ी क्रम दक्षिण में नवादा जिले से प्रारंभ होकर उत्तर में गंगा नदी तक फैला हुआ है, और इसमें भी खड़गपुर की पहाड़ी, गिद्धेश्वर की पहाड़ी, संत पहाड़ी, शेखपुरा की पहाड़ी, चकाई पहाड़ी प्रमुख है। तो ये हो गया हमारा बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये हमारा होता है कंप्लीट। बिहार की जो भौगोलिक संरचना है इसको हम सब पढ़ चुके हैं। अब इसमें 30 जो है महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न है जिसे हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है, एक मिनट, सबसे पहला क्या है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ऑप्शन गलत दिया है। पहला गया दिया है, पटना दिया है, भागलपुर दिया है, बोध गया, जबकि इसका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, राजगीर होगा। राजगीर या फिर पटना भी बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोल सकते हैं, पटना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पटना भी बोल सकते हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दूसरा है कि निम्न में से कौन सा बिहार की भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। तो कौन सा जो भूगर्भीय इतिहास में इसमें सबसे नवीनतम है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व का धारवाड़ स्थल, पठारी भाग, बिहार का मैदान, या फिर दक्षिण पश्चिमी का विंध्यनशैल। तो इनमें से कौन सबसे नवीनतम, मतलब जो सबसे नया है, तो बिहार का जो मैदानी भाग है वह सबसे नवीनतम भाग है इसमें। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो हम अभी पढ़े हैं कि धारवाड़ जो है, धारवाड़ के बारे में पढ़े थे ना, तो धारवाड़ किधर पड़ता है, अभी हम देखिए अभी ऊपर हम जस्ट पढ़े थे कि धारवाड़ क्षेत्र किधर पड़ता है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। धारवाड़ क्षेत्र, धारवाड़ था, विंध्यन था, एक बार हम आपको दिखाते हैं। ये शायद नीचे था इसका, धारवाड़ क्षेत्र।
चलिए छोड़िए, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो पूछा क्या है इसमें कि क्या पूछा था कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना संरचना वाला नहीं है। तो इसमें रोहतास जो है वो नहीं है। रोहतास जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, जबकि मुंगेर, जमुई और नवादा ये धारवाड़ भूस्तरीय वाला रचना वाला है। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो हम जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे, इसमें खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो भूतात्विक दृष्टि से सबसे पुराना है। पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो हम पढ़े थे कि मधुबनी तो करती है। ठीक है। क्या कौन कौन करती थी? बेतिया करती थी, मोतिहारी करती थी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज करती थी। तो किशनगंज भी है, सीतामढ़ी भी है, मधुबनी भी है। पूर्णिया नहीं करती है। पूर्णिया किससे करती है? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से 3 जिला स्पर्श करता था, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो ये हमारा पूर्णिया गलत हो जाएगा यहाँ पे। छठे क्वेश्चन पे चलता है। बोल रहा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो कैमूर पठार है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि ये क्वेश्चन आता है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार क्या है? चूना पत्थर के लिए फेमस है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वो घिरा हुआ है। फिर एक बार क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो सोमेश्वर पहाड़ियों के द्वारा। क्या है? सोमेश्वर पहाड़ियों के द्वारा। ऊपर हम लोग देखे थे कि ऊपर क्या है, जो पश्चिमी चंपारण की तरफ है सोमेश्वर की पहाड़ी है, और जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो सोमेश्वर की पहाड़ियों द्वारा घिरा भी है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है। तो 16 करोड़ टन है। 16 करोड़ टन है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार। नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन इसमें साथ छूट गया है। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में कौन सी बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार से होकर गुजरने वाली है 86 डिग्री। कौन है? 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। देश की खनिज संपदा में बिहार का जो अंश है वो लगभग कितना है। तो 40%। कितना है? देश की खनिज संपदा में बिहार का जो अंश है वो 40% अकेले है। 12 क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है किससे। तो आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा। किससे निर्मित है? छोटा नागपुर का पठार जो है आर्कियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ नहीं है? तो हम जानते हैं लौह अयस्क बिहार में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है, उड़ीसा में भी ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पंजाब में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है कह रहा है कि एक अग्रग भीर है, या एक गर्त है, या एक पदस्थली है, या एक समप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है एक समप्राय भूमि है। समप्राय भूमि क्या होता है? जब नदियों द्वारा जब जो अपरदित भूमि वगैरह होती है उसी को समप्राय भूमि बोलते हैं। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो क्या है? एक समप्राय भूमि है। 15 वाला क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिसमें कथन ए है और कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो पहला कह रहा है कि दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि दक्षिणी बिहार में हम देखा जाए तो पटना, गया वगैरह, बिहार शरीफ, औरंगाबाद, सासाराम, ये सब बहुत विकसित है। तो ये तो नहीं सही है, कथन ए नहीं सही है। अब कारण कह रहा है कि इसलिए विकसित है देखा जाए, तो कह रहा है दक्षिणी बिहार में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। तो आर तो सही है कि दक्षिणी बिहार में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन इसलिए विकसित नहीं है। ठीक है। तो हमारा ये डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डी सही हो जाएगा। दक्षिणी बिहार में चूँकि उद्योग से ज़्यादा ये क्या है कि जो हमारा खनिज पदार्थ वगैरह पाया जाता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए दक्षिण बिहार काफ़ी विकसित भी है। आगे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से। तो इसमें कूट है। कह रहा है कि 1, 2 धनबाद या हजारीबाग से, या सिर्फ हजारीबाग से, या झारिया से, या कुल्टी से। तो जो सबसे ज़्यादा अभ्रक प्राप्त होता है वो हमें हजारीबाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? हजारीबाग से। 17वां क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित था। तो सोने का खान बोला जाता है कि 17वीं शताब्दी में पटना में स्थित था।
18वां क्वेश्चन है कि बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहाँ से? तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिंह भूमि से। कहाँ से प्राप्त होता है? सिंह भूमि से। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ विस्तृत है? तो भारत और नेपाल के सीमांतर में। कहाँ कहाँ है? तो जो तराई इलाका है वो भारत और नेपाल के सीमा के पास है। जो जो भारत और नेपाल के सीमा वाला क्षेत्र है वहाँ पे बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। 20वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वनाच्छादित प्रतिशत है वो कितना है? तो 17% है। कितना है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत जो है वह 17% है। कह रहा है बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो ये तो हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका। ये क्या है? क्या कहाँ बोल रहा है? कह रहा है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है। तो सच में है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी ही सोमेश्वर श्रेणी है। कह रहा है कि राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, तो ये भी सही है। खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी है। तो अच्छा, उल्टा हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है। पहला ऑप्शन है कि राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है या खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो इस तीनों के तीनों गलत है, क्योंकि सोमेश्वर श्रेणी एक नवीनतम श्रेणी है। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा कि इन सभी में सबसे नई है सोमेश्वर की श्रेणी। कह रहा है बिहार का उच्चतम श्रृंग जो है वो कितना है? तो 1372 है। बिहार का उच्चतम श्रृंग क्या है? 1372 है। 23 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार की उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो हम जानते हैं गंगा क्या करती है? बिहार के उत्तरी मैदान वो पूरे बिहार को गंगा दो भागों में बांटती है, जबकि बिहार के उत्तरी मैदान को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो बागमती है। कौन है? बागमती। इन नदियों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 24 वाला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो पारसनाथ है, जबकि सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो सोमेश्वर की पहाड़ी ही होगी जो 880 मीटर है। कह रहा है बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक स्रोतों के लिए है। ये बीपीएससी प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय में पूछा भी गया है, पीटी में। तो बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक तथा गंगा नदियों के बहाव के कारण है? तो जो बिहार का आपका पश्चिमी भाग है वो उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक और गंगा नदियों के बहाव के कारण है। 27 क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो यह दोबारा रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा खड़गपुर पहाड़ी जो है ये क्या है? ये भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, सबसे पुराना एक तरह से। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार का, चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो बिहार में ही होगा। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? बिहार में स्थित है। 29वां क्वेश्चन है कि बिहार में भारत में निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो हम तो जानते हैं भाई कि उत्तर प्रदेश की भी सीमा 8 जिलों से लगती है, और जबकि झारखंड की भी सीमा 8 जिलों से लगती है। तो दोनों की सीमा 8-8 जिलों से लगती है। तो इसका जो उत्तर होगा ये वो डी हो जाएगा। लिखा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की लगती है, इसलिए एक से अधिक इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों का लगती है। 30वां क्वेश्चन है कि ब्रह्मयोनि झील बिहार के किस जिले में है? तो ब्रह्मयोनि झील जो है वो गया में है। कहाँ पे? गया में। इसके साथ हमारा बिहार का जो भौगोलिक संरचना है ये चैप्टर ख़त्म होता है और 30 एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो गए। तो प्लीज़ यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।